नमस्कार और स्वागत है आपका गपशप में, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी भी जाती हैं। यहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि बदलाव की दिशा भी देती हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित किया है। 35 से अधिक वर्षों का अनुभव, जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक की यात्रा और मानव तस्करी के खिलाफ लगातार संघर्ष, ये सिर्फ उनके काम का हिस्सा नहीं, उनका जीवन मिशन है। दिल्ली के जीबी रोड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने से लेकर हजारों महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास तक इन्होंने बदलाव को सिर्फ देखा नहीं बल्कि संभव बनाया है। वर्तमान में एसपीआईटी की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये समुदायों के साथ मिलकर गरिमा, सुरक्षा और अवसर की दिशा में काम कर रही हैं। हमारे लिए ये सम्मान की बात है। में हमारे साथ हैं मिस ललिता जी और हम जीबी रोड सेंटर पर ही बच्चों के क्लासरूम से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैम, आप बताइए, आपने अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष महिला और बाल अधिकारों के लिए समर्पित किए हैं। इस क्षेत्र में आने वाली पहली प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस क्षेत्र के बारे में हम अखबार में पढ़ते थे और मैं खुद कर्नाटक से हूँ, तो कर्नाटक में मैं काम करती थी जो देवदासी महिलाएं तथा उनका बच्चों के लिए थोड़ा समय के लिए किया था। लेकिन जो अत्याचार होता है महिलाएं एवं बच्चों के साथ, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। और महिलाएं एवं बच्चों की तस्करी होती है, ये तो हम उसी वक्त समझने लग गए थे। जब हम बेंगलुरु से दिल्ली आए तो हम जो शहरी विकास के मुद्दों को लेके, जो स्लम में रहने वाले लोगों के साथ काम करते थे, उनका अधिकार को लेके जब हम पढ़ते थे अखबार में, और उस वक्त तो सिर्फ दूरदर्शन था, कभी कदार इधर के बारे में आता था, तो एक दिलचस्पी था और उसी क्षेत्र में मैंने काम किया है। तो और एक मेरी माँ की प्रेरणा भी थी, सिर्फ जॉब नहीं, हमें करना है इस दुनिया में और भी कुछ, बहुत कुछ करना है। सो मैं इधर विजिट करना लग गई, इधर आने लग गई। सो महिलाओं का साथ एक विश्वास बढ़ा, तो इससे काम कर रही। अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेरणादायक आपका ये रहा सफर। दिल्ली के जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया में आप शुरुआती कार्यकर्ताओं में से रही हैं। वहां की कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें आज भी आप समाज सही तरह से समझ नहीं पाता? तो देखिए, जो महिलाएं हो या बच्चे, हमारा हिंदुस्तान में एक परंपरा है, कोई भी महिला है उसको एक बच्चा होना जरूरी है। हाँ। बिना बच्चे को तो 4 गाली देते हैं। तो महिलाएं 1 या 2 बच्चों को जो इधर इस क्षेत्र में काम करते वक्त पैदा होने दे देते। कुछ महिलाएं वो भी नहीं करते, या कुछ महिलाएं जो ट्रैफिकिंग हुआ, तस्करी हुई, उस वक्त छोटे बच्चों को गोद में ले, उस तरीका का जो बच्चों के साथ उनका बच्चों के लिए काम करना और उन बच्चों को बचाना सबसे ज्यादा हमारा जिंदगी का मकसद रहा। उसके लिए महिलाओं ने भी वही बोला, अपना बच्चों को कहीं पढ़ाना है, कुछ करना है, हम लोग नरक में पहुंच गए हैं। ये महिलाओं का व्यू था। और जो शुरुआत में जो भी महिलाएं जीबी रोड आती है, वो अपना मर्जी से नहीं आती है, कोई ना कोई बहला के, फुसला के, कोई लालच दे के उनको दिल्ली करके नहीं, हर एक शहर में ये है, प्रथा है, तो उधर तक पहुंचाते हैं, ब्रोतल में, कोटे में पहुंचाते हैं महिलाएं एवं बच्चों को। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो महिलाओं के साथ होता है, और ये नहीं है, आदमी लोगों का साथ भी ये होता है, उन लोगों के अड्डे अलग होते हैं। अच्छा, तो तस्करी से बचाई गई महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास केवल उन्हें निकाल लेना ही नहीं है। आपके अनुभव में वास्तविक पुनर्वास के लिए क्या क्या जरूरी होता है? देखिए, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में धकेलोगे, ये बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, फ्राइंग पैन टू फायर, वो नहीं होना चाहिए। जो बच्चों को हो या महिलाओं को हो,
आप कुछ काम करने के लिए बेड़ा उठाते हैं तो आपको शुरुआत से ये से जेड तक का काम जो भी है, बच्चे का विकास के लिए, महिला का विकास या पुनर्वास या आर्थिक मदद, ये सब जुड़ा होना चाहिए। तो ये सब को मिला के काम करना जरूरी है। मानव तस्करी के खिलाफ इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी आपको कहाँ लगता है कि व्यवस्था अभी पीड़ितों और न्याय और सुरक्षा देने में पीछे रह जाती है? देखिए, ये कैसा है, पूरा हमारा देश में ही नहीं है, पूरा दुनिया में है ये मानव तस्करी। जो पूरा दुनिया में 3 ऐसे उद्योग है, इलीगल एक्टिविटी है। एक तो हथियार इलीगली लेके आना और बेचना, दूसरा है ड्रग्स है जो मादक वस्तुओं का है, तीसरा मानव तस्करी है। तो मानव दोनों, आपको जो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा डालने हैं, कैपिटल अमाउंट चाहिए, आपको हथियार खरीदने के लिए कैपिटल अमाउंट चाहिए। कहीं से एक बच्चा उठा के लेके आना और कहीं बेचना, उसके कैपिटल अमाउंट की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें जो जुड़े हुए लोग और जो जितने भी जुड़ते जाते हैं, ये एक चेन सिस्टम है, ये बड़ा सा माफिया है। ये माफिया को ही पकड़ना बहुत, तस्करी जब होती है, जितना भी हमारे कानून रहे, जितना भी लोग कमिटेड रहे, तब भी ये मानव तस्करी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब हम तो पिक्चर्स में ही देखते हैं, बट आप रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सुधारों तक इस कानून या नीति बदलाव में योगदान देने पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है? गर्व तो है मुझे, मैं इतना ही नहीं है, जो महिलाओं को राजनीति में भी 33% मिलना चाहिए, उस कैंपेन में भी हम जुड़े। बहुत सारे जो शहरी विकास के लिए, शहरी में जो स्लम्स में रहते हैं उन लोगों को घर मिलना चाहिए, उन लोगों को बेसिक कम्युनिटीज मिलना चाहिए, ऐसे कैंपेन में भी हम जुड़े हैं। ये नहीं है एक मुद्दा, लेकिन जो मुद्दा है जो हमने लिए हैं वो बहुत निचले स्तर पर लोग हैं, उनके लिए काम करते आए हैं। और मुझे लगता है, चाहे घरेलू हिंसा कानून के टाइम में हो या तस्करी के मुद्दे पर, हम काम तो करते आए, लेकिन उसके लिए ना, जब तक हमारा समाज का आदमी वर्ग साथ नहीं देता है, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं है कोई भी महिलाओं का प्रति काम करने के लिए। पुरुष को पहले सोचना चाहिए और समझकर उन्होंने समाज के लिए काम करना चाहिए। कानूनी प्रगति के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा इतनी क्यों व्यापक बनी हुई है? आपके अनुसार इसकी क्या जड़ है? मैं जैसे आपको कहा, आप भी हो या कोई भी घर में 2 बच्चे, एक लड़का है या लड़की है, तो कुछ काम आप लड़की के लिए बोलेंगे, कुछ काम लड़कों को ही मिलेंगे। हमेशा भेदभाव करोगे, लिंग आधारित भेदभाव हमारा, हम लोग बोलते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ये अधिकार दिया क्या किसने? जो पुराना जो आया है, रूढ़िवादी आई है, एक परंपरा आई है, उसको हम ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। उसका वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। जो भी हिंसा हो रही है, महिला का साथ जो हिंसा पुरुष सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ईटीजिंग, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को, स्कूल जाने वालों को कौन कर रहा है? लड़के ही कर रहे हैं। हम लोग उनको नहीं समझा पा रहे हैं अभी, उनको हमारा कार्यक्रम में लेना जरूरी है। आई थिंक जब तक आप मेल कम्युनिटी को लेके समाज का सुधार का बारे में नहीं सोचेंगे या जो भी कैंपेन या जो भी मुहिम उठाओगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। राइट। आप समुदाय आधारित बदलाव में विश्वास रखती हैं। जिन लोगों का वर्षों से शोषण हुआ है या जिन्हें नजरअंदाज किया गया है, उनके बीच भरोसा कैसे बनाया जाएगा? वो देखिए, हर एक इंसान को अपने तरीके से कोशिश करना है। इसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है। कोई जो काम करने, मैं कह रही हूँ, मैं तो दूसरी जगह से दिल्ली आई हुई थी। मैं विश्वास, चाहे स्लम में हो, बाकी कैंपेन का टाइम में, या तस्करी के मुद्दे पर, या इधर की बहनों के साथ, या इधर काम करने वालों का साथ,
वो मैंने एक विश्वास उनके साथ ले पाई हूँ मैं। वो लोग मुझे विश्वास करने के लायक मैं बनी हूँ। मैं उन लोगों को कभी नहीं मीडिया में हाईलाइट करती हूँ, उनका मुद्दों को हाईलाइट करती हूँ। उनकी तस्वीरों को देख के मुझे नहीं कमाना है, उनका सुधार होना है, ये है। स्थानीय महिला नेतृत्व और सामुदायिक समूह सामाजिक बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखने में क्या भूमिका निभाते हैं? एक जैसे मैंने बोला, विश्वास है। आप जब तक विश्वास उनको नहीं करोगे और उनको साथ में लेके नहीं चलोगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। आप सिर्फ आज के लिए एक दिन गए कहीं और कल निकल के आए, बाद में 6 महीने के बाद जाएंगे, तो आपको विश्वास कौन करेगा? उनका साथ रहना होगा, उनका साथ लगातार मेहनत, लगातार उनके मुद्दे पर काम करना होगा, तभी वो साथ चल पाएंगे, समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे, तभी आप भी सफल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शोषण, हिंसा और न्याय से जुड़े क्षेत्रों में काम करना भावनात्मक रूप से बेहद कठिन होता है। इतने वर्षों तक आपको लगातार आगे बढ़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? वो तो पता नहीं है मुझे कहाँ से शक्ति मिलती है, मिल रही है, आगे चल रही है, गाड़ी चल रही है। शायद मन में एक दृढ़ता होना जरूरी है, क्या करना चाहिए मुझे करके। और 35 से ज्यादा वर्ष आपको हो गए, तो दृढ़ता अब अपने आप ही आप में समा गई है जैसे। बिल्कुल। जब हम आए इस क्षेत्र में, हम कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लेके नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ उस दौरान, शुरुआती दौरान ये कहते हैं ना, एक सीख लेने के लिए या हमारे में कुछ इंफॉर्मेशन, इट वाज लर्निंग एंड शेयरिंग इन द बिगिनिंग, इतना ही है। तो उसी से तो बना। बाद में बच्चे घर में है, एड्स क्या है, क्योंकि मेरा इधर आना 88 से शुरू हुआ था, तो एड्स का मुद्दा तब था, क्योंकि इधर एक फोर्सफुली भी टेस्ट हुआ था। उसके बारे में जानकारी मांगने लग गए, वो जानकारी देना, उसके साथ प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कंडोम इजीली अवेलेबल है क्या नहीं है। तो ये, क्योंकि आप एक नैरो माइंड से आते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। आज भी मेरा नैरो माइंड से कोई काम नहीं हुआ है इधर। जब उनकी समस्याओं को लेके हमने काम किया है। कभी अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना का टाइम में, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देश में लॉकडाउन में रही इसी किस्म की महिलाएं, क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं आया, उनके पास सेविंग नहीं था, तो वो लोग उनको खाना पीने के लिए मुश्किल हुआ। तो इट वाज रियली लॉकडाउन दैट टाइम फॉर देम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी एक गाइडलाइन था। उसको देखते हुए हम लोगों ने इन महिलाओं को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि औरतों ने भी बोला हमें पेंशन की जरूरत है, रेशन कार्ड की जरूरत है। ये मुद्दे को उठाया। इट इज कमिंग फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, समुदाय से ये मुद्दे आ रहे, समुदाय का मुद्दों को लेकर हम काम किए। समुदाय ने बोला हमें हमारा बच्चों के लिए कुछ करो, हम लोग नरक में, तो उसके लिए उन लोगों ने सहायता दिया ना, उनके बच्चों को वो लोग आगे पढ़ा रहे। और हर एक माँ चाहती है मेरा बच्चा पढ़ लिख कुछ बने। बिल्कुल। तो उसके लिए सहायता हम लोगों को करना चाहिए, इस समाज से होना चाहिए। ये नहीं है हमारा समाज इन महिलाओं को अपनाता नहीं है, बच्चों को अपनाता नहीं है, और एक टारगेट हो जाते हैं वो लोग। आखिर है तो वो भी एक इंसान। बिल्कुल, यही सोचना चाहिए। पीड़ितों ने आपको जीवन के एक ऐसे सबक सिखाए हैं जिन्होंने आपकी सोच को ही बदल दी? सोच मेरी रही, मैं ये सोच को बदलते तो वो लोग, मैं इधर नहीं होती आज के दिन में। लेकिन हाँ, जरूर हर एक ने अपना अपना तरीका से अपना योगदान दिया है मेरा सोच में, मेरे को और ज्यादा सोच के कुछ काम करने के लिए प्रेरणा दी है। राइट। अगर आपको महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी एक व्यवस्था को तुरंत बदलने की शक्ति मिले, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, बदलने के बोलने जाएंगे तो आपका माध्यम से बहुत उसका रिप्लिकेशन होगा। इससे अच्छा है हर एक सोच ले, जो इन महिलाएं और इन बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में
जो भी तकलीफ देता है या पैसा छीना झपटी करते हैं इन महिलाओं से, वो लोग सोचे अपना आप सुधारे, क्योंकि ये महिलाएं है तो कोई भी बोलेगा आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन वो एक किस्म से बॉन्डेड होते जा रहे, बंदो मजदूर होते जा रही, क्योंकि कोई ना कोई पैसा लूटना चाहता है उससे। वो पैसा उसको आमदनी नहीं है तो कहां से पूरा करेगी। सो इस माध्यम से मैं वही बोलना चाहूंगी, जो भी इन औरतों को शोषण करता है मत करिए। बिल्कुल सही। जो युवा सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं लेकिन खुद को असमंजस या दबाव में महसूस करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है ये कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो काम करना है, अच्छा काम करने के लिए, समाज का उद्धार के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे तो काम करना चाहिए। कोई पैसा देगा, तनख्वाह देगा, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वॉलंटियर, मैंने जब शुरू किया था इट वॉज प्योरली वॉलंटरी। तो आपने तो बहुत 35 वर्ष पहले की बात करें तो हाँ, उस वक्त तो बहुत इवन हर एक बोलता था ऐसा इलाके में नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। जीबी रोड के नाम से ही लोग आज भी डरते हैं। हाँ, लेकिन नहीं डरना चाहिए, इधर भी इंसानी है इसलिए। और उनको ना देखिए, वो किसी ना किसी दबाव में अपना आप को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी शोषण होता है। वो ना हो, और वो बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, बाहर आना चाहते हैं उसको मदद कीजिए, या उधर ही रहना चाहती है तो उसके लिए हर सुविधाएं देने के कष्ट करें। जीवन भर समाज सेवा करने के बाद भी भविष्य को लेकर आपको आशा किससे मिलती है? लोगों से मिलती है। जो काम करने का बाद वो लोग जो हमें प्रेरित करते हैं। हमारा कोई बच्चा स्कूल जाके आता है, उसको फर्स्ट आता है या उस अच्छे मार्क्स लिए है, आके बहुत खुशी से बोलता है ना, वही हम लोगों के लिए और काम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। और जो बच्चा हो या महिला हो, भागम भाग दौड़ करके वो कुछ बनती है। तो इसलिए मैं यही बताऊंगी, आप लोग, यही मनुष्य जीवन है। तो बच्चे जब यहाँ से पढ़कर निकल जाते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, उनकी आप शादी भी आप ही कराती हैं? हम लोग कराते हैं। हाँ। मैं अकेली नहीं हूँ, एक टीम वर्क होता है, जब जिसको भी जरूरत है हम लोग कराते हैं। तो वो आपसे फिर मिलने आते हैं? बिल्कुल मिलने आते हैं। हम लोग अलग अलग जगह में मिलते हैं, सिर्फ सेंटर में नहीं है। सेंटर में आने से उनको वो डब्बा मिल जाता है, कोई देख ले कहाँ जा गया है, ये सारे हैं। तो बच्चे मिलते हैं या फोन में बातचीत करते हैं। हमारे लिए क्या है, हम लोग एक ही उनको ये संदेश दे के भेजते हो, दुनिया में कहीं भी रहो, एक गरीब फैमिली या एक बच्चे को पढ़ाओ। गरीब फैमिली को मदद करो या एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए मदद करो। और देखिए, इस हम लोगों का ये मनुष्य जीवन है, इस जन्म में नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात सब समझ जाए तो इतनी दिक्कत आए ना समाज में। एक वाक्य में आपके लिए गरिमा का क्या अर्थ है? दूसरों को इज्जत देना। बहुत सही बोला। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आपका ये संदेश हम समाज तक पहुंचाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आपने इतने अच्छे से प्रश्न पूछा और इसके बारे में चर्चा की, हमें अच्छा लगा। और हम भी संदेश हमारे समुदाय को देना चाहते हैं, समाज को। ये समाज नहीं अपना तो इन महिलाएं या बच्चों को कोई बात नहीं, लेकिन इनको तिरस्कार भी मत करो, अपनाने की कोशिश करो। और ये नहीं कहती हूँ मैं इन लोगों को या माँ लोग जो काम कर रहे हैं उनको कानूनन मान्यता नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ जो महिला अपना जिस्म ही बेच के खा ले। हमारे हिंदुस्तान का परिस्थिति में इसमें मैं भाग नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर बताती हूँ दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसके लिए काम करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।